प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा संचार शोध की भूमिका, एक निष्कर्ष। दोस्तों, आप जानते हैं कि मैं अपने पिछले वीडियो में लगातार आपसे संचार शोध की भूमिका पर चर्चा करता आ रहा हूं। अलग अलग भागों में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस प्रकार मैंने 6 भाग में अलग अलग प्रकार के संचार शोध और संचार शोध के विभिन्न रूप, स्वरूप, प्रतिरूप, प्रारूपों की चर्चा करते हुए 6 भाग इस पर तैयार किए। आज मैं इन सभी भागों का एक प्रकार से निष्कर्ष दूंगा, निचोड़ दूंगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि संचार का उद्देश्य होता है सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना और अनुनयित करना, यानी कि टू इन्फॉर्म, एजुकेट, इंटरटेन एंड परसुएट। इसके अलावा इंफोटेनमेंट, इन्फो एडुटेनमेंट वगैरह वगैरह। पिछले वीडियो में डॉक्टर देवीलाल जी ने फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन पर लैसवेल मॉडल की भी जिक्र की थी, जिसमें उन्होंने सर्वेलेंस फंक्शन और वॉचडॉग फंक्शन जैसे कई तत्वों की भी चर्चा की थी। यहाँ तक संचार शोध का सवाल है तो संचार शोध का मुख्य कार्य है संचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं की ऐसे ज्ञान की सृजन करना जो राष्ट्र उपयोगी हो, विश्व उपयोगी हो, समाज उपयोगी हो, उद्योग उपयोगी हो, बाजार उपयोगी हो, समुदाय उपयोगी हो। इस प्रकार के शोधनीय विषय को उठाना, समस्याओं को लेना और उस पर ऐसे शोध को प्रस्तुत करना जो पूरे मानव जाति के लिए, समस्त के लिए उपयोगी, सार्थक, महत्वपूर्ण व फलप्रद हो, योगदान पूर्ण हो। तो दोस्तों, इसके तहत हमने संचार के विभिन्न रूपों पर अलग अलग उदाहरणों के साथ, स्थिति परिस्थितियों के साथ चर्चा की थी। आज मैं उन सब का निचोड़ दे रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले अंतरावैयक्तिक संचार आता है। अंतरावैयक्तिक संचार को मैं संक्षेप में बता दूं कि अंतरावैयक्तिक संचार में केवल एक ही व्यक्ति होता है जो अपने आप से संवाद करता है। आज हम लोग कोरोना काल से गुजर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं कि घर से बाहर जाना प्रतिबंधित है। ऐसे में व्यक्ति घर के अंदर रहकर अपने अंदर झांकने का एक बहुत अच्छा अवसर है, यानी अपने आप से बातचीत करना, अपने आप से संवाद करना, अपने आप से संप्रेषण करना। इसके तहत मूलतः चिंतन, मनन, तपस्या, स्वप्न जैसे चीज आते हैं। जैसे व्यक्ति अपने आप को जानने की कोशिश करता है कि हमारा सर्वश्रेष्ठ उपयोग किस क्षेत्र में हो सकता है, तो वो अपनी आत्मा, अपने मन, अपने ईगो, सुपर ईगो, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड से वो एक प्रकार से संवाद करता है। और फिर अपने आप को अगर सही पहचानता है तो अपने आप को अगर सही जगह लगाता है तो अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देता है, जो अति शुभ फलदायक होता है पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो अंतरावैयक्तिक संचार, जिसे अंग्रेजी में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से सभी अन्य प्रकार के संचारों का जन्म होता है। इसलिए सभी संचारों का जन्मदाता है। यदि आप जन संचार भी कर रहे हैं तो भी आप अंतरावैयक्तिक संचार साथ साथ कर रहे हैं। अपने आप से हमेशा व्यक्ति संवाद करता रहता है, यहाँ तक कि अचेतना अवस्था में भी वो अपने आप से संवाद करता रहता है। और इससे जुड़ी बहुत सारी अनंत समस्याएं, अनगिनत चुनौतियां, अनेकों पहलू हैं जिसके बारे में अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक, श्रृंखलाबद्ध, व्यवस्थित, तुलनात्मक, मूल्यांकनात्मक, मतलब जो शोध का जो तौर तरीका है, जो उसका विधि विधान है, उसका अनुपालन करते हुए इससे संबंधित, जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसको पहचानता है, उसको चिन्हित करता है, उसको रेखांकित करता है, उसको चयनित करता है, उससे संबंधित शोधनीय विषयों को चुनता है, शोधनीय समस्याओं को चुनता है और एक उचित शोध प्रविधि को अपनाते हुए वैज्ञानिक तरीके से निष्कर्ष निकालकर समाज उपयोगी तथ्य हमारे सामने परोसता है। उसी प्रकार अंतरावैयक्तिक संचार, जिसको हम क्षमा करें अंतरवैयक्तिक संचार, जिसे अंग्रेजी में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसमें 2 व्यक्ति होता है, 2 व्यक्ति के बीच संवाद होता है। जैसे कि पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, 2 मित्र, प्रेमी प्रेमिका,
हाँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन, टॉप जो भी दो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण हैं, उनके बीच जो संवाद होता है वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। और यह संवाद भी कई बार अति महत्वपूर्ण होता है और इससे संबंधित अनेकों समस्याएं, चुनौतियां, पहलू, विषय हैं, उसको चुनता है शोधार्थी और उसको इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको शोधनीय विषय के रूप में वो चयनित करता है और अपनी शोध समिति के समक्ष प्रस्तुत करके उस पर शोध का कार्य आरंभ करता है और उस शोध को वह एक उद्देश्य, उसके लिए विशिष्ट उद्देश्य और ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बृहद उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य बनाकर उचित शोध विधि के द्वारा इन समस्याओं से जुड़ी आंकड़ों को एकत्रित करके शोध करता है और समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, विश्व उपयोगी ज्ञान का सृजन करके हम सबके समक्ष परोसता है। उसी प्रकार इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्वैयक्तिक माध्यमकृत संचार। तो दोस्तों, इसके तहत जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि बीच में एक मीडिया आता है। दो व्यक्ति के बीच ही संवाद होगा, लेकिन बीच में मोबाइल या टेलीफोन या यहाँ तक कि लेटर, ईमेल, चैटिंग, ये कोई भी इस तरह का माध्यम आ जाता है तो वो इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन कहलाता है। कई बार टेक्नोलॉजी आना खुद अपने आप में एक नॉइज है। कई समस्याओं का समाधान टेलीफोन से नहीं हो पाता, पत्र से नहीं हो पाता, व्यक्ति को खुद मिलना पड़ता है, बैठकर उसको समझना पड़ता है, उसके साथ लंबा संवाद होता है, हंसना, बोलना, गाना और फिर एक निचोड़ पर पहुंचना। तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन से भिन्न है इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन से संबंधित अनेकों समस्याएं, चुनौतियां, विषय, पहलू हमारे सामने आते हैं, जिसको शोधार्थी चुनता है और विषय का चयनित करता है, सुनिश्चित करता है, रेखांकित करता है और शोध का विषय अपने निदेशक के संपर्क करके उनके निर्देशन में उसको चुनता है और फिर अपनी समिति से पारित करवाकर उस पर कार्य आरंभ करता है, शोध समस्या को लेता है, उस पर अनेक प्रकार की साहित्य समीक्षा करता है, उचित एवं वैज्ञानिक शोध विधि को अपनाते हुए उससे निचोड़ निकालता है और समाज, राष्ट्र, देश, विश्व, ब्रह्मांड समस्त के लिए उपयोगी, सार्थक, महत्वपूर्ण, प्रासंगिक ज्ञान को परोसता है। उसी प्रकार समूह संचार की अपनी समस्याएं होती है। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिबेट, ग्रुप डायलॉग, ग्रुप शीटिंग। कई बार व्यक्ति अकेले में बहुत अच्छा संवाद कर लेता है, अपने आप से बहुत अच्छा संवाद कर लेता है, दो व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा संवाद कर लेता है, लेक्चर भी बहुत अच्छा दे देता है, लेकिन जब वो एक समूह में होता है, एक मीटिंग में होता है, एक गैदरिंग में होता है तो अपने आप को वो अभिव्यक्त करने से कई बार अपने को असमर्थ महसूस करता है। तो वैसी परिस्थिति में उसकी कई साइको एनालिसिस, उसकी कई साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। ये साइकोलॉजी से जुड़ा प्रश्न भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनसंचार एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो ग्रुप की क्या समस्या है, चाहे उसकी समाज शास्त्रीय समस्या हो या मनोवैज्ञानिक समस्या हो या किसी मानविकी समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है, उसको पहचानता है, उसको चुनता है, चयनित करता है और उससे संबंधित शोधनीय विषय को शोधार्थी अपने शोध निदेशक के निर्देशानुसार तैयार करता है, शोध समिति से पारित करवाकर उस पर चाहे एमफिल करता है, पीएचडी करता है, प्रोजेक्ट करता है, तरह तरह के शोध करता है और उसमें वैज्ञानिक विधि अपनाते हुए, चरों की तुलना करते हुए, एक व्यवस्थित तरीके से, तुलनात्मक तरीके से मूल्यांकन करते हुए और शोध के अन्य तत्वों का प्रयोग जैसे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, साइंटिफिकलिटी, कंपैरिजन, ये सब का जो शोध के सार गर्भित तत्व हैं उनका प्रयोग करते हुए वो समूह संचार से संबंधित समस्याओं पर एक ज्ञान सृजित करके समस्त विश्व समाज के सामने परोसता है। तो इस प्रकार का शोध संचार शोध के तहत समूह संचार के अंतर्गत आता है। उसके बाद लोक संचार का मैंने जिक्र किया था। लोक संचार को मैं संक्षेप में बताऊं कि एक प्रकार का समूह संचार है, लेकिन बहुत बड़े आकार का समूह होता है। जैसे कि क्लासरूम कम्युनिकेशन है तो एक समूह है, वो ज़्यादा होमोजेनस होता है, उसमें छोटे आकार की ऑडियंस होती है। जबकि लोक संचार, पब्लिक कम्युनिकेशन,
में बहुत बड़े आकार की संख्या होती है, बहुत बड़ा ऑडियंस होता है, बहुत दूर दूर तक वो ऑडियंस होता है, उसमें संख्या बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डाइवर्सिफाइड होती है, एक दूसरे का हम नाम नहीं जानते, एक दूसरे से परिचित नहीं होते, वक्ता और श्रोता भी एक दूसरे को पूरी तरह नहीं जानता। तो ऐसे में जो संचार होता है वो लोक संचार कहलाता है। और इस लोक संचार से संबंधित अनेकों समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, विषय हैं, उसको शोधार्थी चयनित करता है, चुनता है, अपने शोध निदेशक से उस पर स्वीकृति लेता है और शोध समिति से पारित करवाकर उस पर तरह तरह की शोध करता है। उन समस्याओं के निराकरण के लिए वो उचित शोध विधि को अपनाते हुए, साहित्य समीक्षा करते हुए, शोध की विभिन्न तत्वों का प्रयोग करते हुए वह समाज के समक्ष महत्वपूर्ण, उपयोगी, सार्थक, योगदानपूर्ण ज्ञान को प्रस्तुत करता है और वह उपयोग उसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से उपयोग किया जाता है। उसी प्रकार जनसंचार से संबंधित अनेकों समस्याएं, जनसंचार यानी कि मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मास मीडिया और मास कम्युनिकेशन में भी फर्क है। मास मीडिया is a technology, is more technological in nature and mass communication is sociological and psychological in nature. मास मीडिया मास कम्युनिकेशन को ही जन जन तक टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंचाता है। तो जहाँ टेक्नोलॉजी आ जाता है वहाँ खुद ही अपने आप में अनेकों समस्याएं आ जाती है। जहाँ मास आ जाता है वहाँ अनेकों समस्याएं आ जाती है। जहाँ डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, बिग साइज आ जाता है, उससे जुड़ी अनेकों समस्याएं। जैसा कि हम जानते हैं कि we don't have sometimes mass communication, we have class communication which is controlled, guided, governed and manipulated. You see the media. It is often charged that media is controlled, guided, governed, manipulated by the government and big forces. Not only in our country, but in many countries, this question does arise, and it needs an analysis, a study, a research. Though media is free, it is fearless, it is not controlled. Still, yesterday we have celebrated World Press Freedom Day. So there is a lot of talk about press freedom, but media, mass communication, मास मीडिया से जुड़ी अनेकों अनंत समस्याएं, अनंत चुनौतियां, अनगिनत परिस्थितियां, अनगिनत विषय हैं, उसको शोधार्थी पहचानता है, रेखांकित करता है, चिन्हित करता है, अपने शोध निदेशक से उसको पारित कराता है, स्वीकृत कराता है, शोध समिति से स्वीकृत करा के वह अपनी शोध समस्याओं को ढूंढते हुए, उचित शोध विधि लगाते हुए, वैज्ञानिक शोध विधि लगाते हुए, वैज्ञानिक तरीके से आंकड़ों का संग्रहण करता है, आंकड़ों का विश्लेषण करता है, उचित सांख्यिकी का प्रयोग करते हुए वह महत्वपूर्ण ज्ञान का सृजन करके समाज के समक्ष प्रस्तुत करता है, जो विश्व के लिए उपयोगी, राष्ट्र के लिए उपयोगी, देश के लिए उपयोगी, समाज के लिए सार्थक, समुदाय के लिए फलपूर्ण और पूरे ब्रह्मांड समस्त के लिए योगदान के रूप में उसको रखता है। उसी प्रकार ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का मैंने जिक्र किया था, जो एक प्रकार का व्यक्तातीत संचार इसको हम कहते हैं, व्यक्ति से परे, व्यक्ति और एकदम ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन के बीच में भी कम्युनिकेशन होता है। मनुष्य कई बार प्रकृति से संवाद करता है, पहाड़ों से संवाद करता है, कभी जब नदी को देखता है बहते हुए तो वो कविता लिखने लगता है, संवाद करने लगता है। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, कर कर निराद कल कल चल बहता आता नीचे पल पल। इस तरह से वो अपने संवाद को, वो नदी की लहर को देखकर संवाद करने लगता है। तो ये सारे ये ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, क्योंकि वह अपने आप एक दूसरे प्रकार की चीज से संवाद कर रहा है। वो नदी है, प्रकृति है, इस तरह की चीज है। कुत्ता से संवाद करता है, बिल्ली से संवाद करता है, वह पशु पक्षी से संवाद करता है, रिंग मास्टर शेर से संवाद करता है, घोड़ा फॉर्म में घोड़ा को बुलाने का तरीका होता है, उसको खाना देने का तरीका होता है, गाय से संवाद होता है। तो ये सारे ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, हालांकि ईश्वर से, प्रभु से, अल्लाह से, खुदा से संचार को भी हम लोग कई बार ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी लाते हैं और मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी लाते हैं। तो इससे जुड़ी अनंत समस्याएं हैं, अनेकों चुनौतियां हैं, अनगिनत विषय हैं,
उसको शोधार्थी चयनित करता है, चिन्हित करता है, रेखांकित करता है, अपने शोध निदेशक से उसकी स्वीकृति प्राप्त करके शोध समिति से उसे पारित करवाकर उस शोध की समस्याओं को ढूंढते हुए उससे संबंधित वो उचित वैज्ञानिक शोध विधि को अपनाते हुए साहित्य समीक्षा करते हुए शोध को करता है और विश्व के समक्ष, राष्ट्र के समक्ष, समाज के समस्त, समुदाय के समस्त उपयोगी ज्ञान को प्रस्तुत करता है, ज्ञान का सृजन करता है और तब उसका शोध अपने अंतिम रूप में आता है। हालांकि कोई एक शोध अपने आप में कभी पूर्ण नहीं होता, ये एक चेन है। फिर अगला शोधार्थी इसको पकड़ता है और उसको और आगे बढ़ाता है, उसका रिव्यू लिटरेचर करता है। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसी प्रकार मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, जिसे हम पराभौतिकी संचार कहते हैं, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन में किसी मनुष्य किसी अप्राकृतिक, अद्वितीय, अद्भुत शक्ति के साथ संचार करता है। भगवान के साथ संचार, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, सबके साथ संचार जो होता है, प्रकृति के साथ संचार, पहाड़ के साथ संचार, नदी के साथ संचार, जो भी ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, उनसे सम्राटीय शक्तियों के साथ जो भी संचार करनी, ग्रहों के साथ, सब एक प्रकार का मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन। और इससे संबंधित अनेकों समस्याएं, आज जैसे कोरोना काल में समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, वैज्ञानिक असफल हो रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा है, ज्योतिष सब असफल हो रहे हैं। तो इसमें मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन काफी आज की तारीख में महत्वपूर्ण हो रहा है कि लोग प्रकृति से अनुमान लगा रहे हैं कि प्रकृति देवी रुष्ट हो गई है और प्रकृति का मनुष्य ने दोहन, शोषण किया है और उसका ही आज दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। कुछ सकारात्मक चिंतक कहते हैं कि कोरोना कलयुग का अंत करने आया है। तो तरह तरह की बातें, खैर मैं उनमें नहीं पढ़ना चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन एक अद्भुत शक्ति के साथ जब हम संचार करते हैं तो वो मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन कहलाता है और उससे संबंधित अनेकों समस्याएं, अनगिनत चुनौतियां, विषय, मुद्दे, पहलू हैं, उसको शोधार्थी रेखांकित करता है, चिन्हित करता है और उस पर विषय का चयन करते हुए, शोधनीय विषय को पारित कराते हुए, वह वैज्ञानिक विधि अपनाते हुए शोध करता है और समाज के समक्ष महत्वपूर्ण और ज्ञान वर्धक चीजों को प्रस्तुत करता है, जो विश्व उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, समाज उपयोगी, समुदाय उपयोगी, संगठन उपयोगी, उद्योग उपयोगी, बाजार उपयोगी होता है। उसी प्रकार प्लैनेटरी कम्युनिकेशन, ग्रहीय संचार, दो ग्रहों के बीच जो संचार होता है, इसका भी मैंने जिक्र किया था अपने वीडियो में। अब यहाँ ज्यादा बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा कि ग्रहों के बीच भी जो संचार होता है उसके मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मंगल, शनि एक ही राशि में आ जाते हैं तो कई बार अर्थ का अनर्थ होने लगता है, जैसे कहते लोग अंगारक योग बनता है। इस प्रकार बहुत प्रकार का संचार होता है। जब दो ग्रह, तीन ग्रह एक साथ एक जगह या एक दृष्टि पर एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं तो इससे एक संवाद, एक संप्रेषण होता है और उसका सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोनॉमी में हम इसके वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं और एस्ट्रोलॉजी में हम इसके सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि संचार या जनसंचार अनेक विषयों से जुड़े होते हैं। वास्तव में मास मीडिया अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये तो मीडिया इज ए टूल, इज ए गन एंड द बुलेट इज द अदर सब्जेक्ट्स। So it cannot work in a vacuum. So it studies sociology, psychology, economics, astrology, Vastu Shastra. It studies so many things. Even natural sciences come sometimes under communication. It's applied aspects. So कहने का तात्पर्य हुआ कि संचार शोध में ये प्लैनेटरी कम्युनिकेशन रिसर्च के अंदर प्लैनेटरी कम्युनिकेशन, जिसका मैंने विस्तृत जिक्र अपने पिछले वीडियो में किया था, उसको संक्षेप में यहाँ पर बता रहा हूँ कि उससे जुड़ी अनेकों समस्याएं, चुनौतियां हैं, जिसको शोधार्थी अपनी रुचि के अनुसार, यदि उसकी भी पृष्ठभूमि उसी प्रकार की है, उसी बैकग्राउंड से आया है, तो वह उस तरह का विषय चयनित करता है। अभी तक जो एस्ट्रोलॉजिकल कवरेज आता है न्यूज़पेपर में, उसके ऊपर भी जब अध्ययन करते हैं तो वो भी प्लैनेट से रिलेटेड कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन कई बार लोग इसका सर्वे करके
लोगों से बातचीत करके, उसकी कुंडली मिलान करके और उसके बीच में जो अंतर संबंध है उसका जब अध्ययन करते हैं तो ये प्लैनेटरी कम्युनिकेशन के तहत आता है। और इससे संबंधित जो समस्याएं उसको शोधार्थी चुनता है, अपना विषय बनाता है, अपने निदेशक के पास उसकी चर्चा परिचर्चा करता है, शोध समिति में चर्चा परिचर्चा करके उससे संबंधित विषय पर वह शोध समीक्षा करता है, साहित्य समीक्षा करता है और वैज्ञानिक शोध विधि अपनाते हुए एक समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, विश्व उपयोगी, समुदाय उपयोगी, उद्योग उपयोगी, बाजार उपयोगी ज्ञान का सृजन करता है। उसी प्रकार वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में शाब्दिक संचार कहते हैं, शाब्दिक संचार में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन एंड ओरल कम्युनिकेशन, लिखित संचार एवं मौखिक संचार। तो जब हम लिखित संचार करते हैं तो अनेक प्रकार की समस्याएं आती है। कई बार तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, एक बिंदी भी हट जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, एक कॉमा लग जाने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसी प्रकार बोलने में किसी दो शब्दों के बीच एक लंबा पॉज हो जाता है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन से संबंधित अनेकों समस्याएं, चुनौतियां, विषय, पहलू हैं जिसको शोधार्थी पहचानता है, उससे संबंधित विषय को चुनता है और उस पर अपना शोध कार्य पूर्ण करके वह समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, विश्व उपयोगी, समुदाय उपयोगी, उद्योग उपयोगी तथ्यों को ज्ञान का सृजन करके हम सबके समक्ष प्रस्तुत करता है, जो एक शोधार्थी का कार्य है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया था कि संचार शोध का कार्य है कि वह समाज के समक्ष संचार से संबंधित पहलुओं का अध्ययन करके उपयोगी तथ्यों को प्रस्तुत करें। उसी प्रकार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम अशाब्दिक संचार कहते हैं, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, ये बॉडी लैंग्वेज एक प्रकार का होता है। हमारा पॉज, मॉड्यूलेशन, पिच, टोन, हैंड मूवमेंट, आई मूवमेंट, हेड मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, जेस्चर, पोस्चर, इससे संबंधित अनेकों समस्याएं, चुनौतियां हैं। इसको शोधार्थी चुनता है, रेखांकित करता है और उससे संबंधित महत्वपूर्ण समस्याओं को अपने शोध विषय में लाते हुए, अपने टॉपिक को बनाते हुए शोध करता है और वैज्ञानिकता का प्रयोग करता है। डाटा कलेक्शन, साइंटिफिक डाटा कलेक्शन, साइंटिफिक डाटा एनालिसिस एंड साइंटिफिक कंक्लूजन, और वो जो निचोड़ होता है, एक फुल प्रूफ निचोड़ निकल कर सामने आता है, जो वो ज्ञान जो राष्ट्र उपयोगी, विश्व उपयोगी, सबके लिए उपयोगी, उद्योग उपयोगी, ऐसे ज्ञान का वो प्रयास करता है। कभी कभी वो नए सिद्धांत का विसर्जन करता है। मैंने आपको पूर्व में बताया था, बेसिक रिसर्च इज ए नॉलेज फॉर नॉलेज एंड अप्लाइड रिसर्च इज नॉलेज विच इज यूजफुल फॉर द सोसाइटी। ये डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया था। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने जाना कि किस प्रकार इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन एंड प्लैनेटरी कम्युनिकेशन से जुड़ी अनंत समस्याएं, चुनौतियां विषय पर शोधार्थी नए तथ्यों या नए सिद्धांतों की खोज करता है अथवा पुराने तथ्यों व सिद्धांतों व मॉडल की जांच वैज्ञानिक, व्यवस्थित, तुलनात्मक एवं मूल्यांकनात्मक तरीके से करते हुए महत्वपूर्ण ज्ञान को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करता है, जो समाज उपयोगी, राष्ट्र उपयोगी, विश्व उपयोगी, समुदाय उपयोगी, उद्योग उपयोगी सिद्ध हो सके। तो दोस्तों, मैंने संक्षेप में अपने पहले प्रस्तुत किए गए कई भागों में संचार शोध की भूमिका का आज आपके समक्ष निष्कर्ष व निचोड़ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। फिर भी कुछ बात अगर अधूरी रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई शंका हो, कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, कोई टिप्पणी हो, तो आप बेहिचक हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।